मम्मी पापा के सोने के बाद दीदी के साथ खेत खुदाई का खेल खेला। मैं जब कोई गर्लफ्रेंड के साथ खेत खुदाई करता तो मैं उसकी अपनी दीदी के साथ तुलना करता, और मुझे कोई भी गर्लफ्रेंड दीदी के बराबर नहीं लगती। मैं बार बार यह कोशिश करता था कि मेरा दिमाग दीदी पर से हट जाए, लेकिन मेरा दिमाग घूम फिर कर दीदी पर ही आ जाता। मैं हमेशा 24 घंटे दीदी के बारे में और उसको खेत खुदाई के बारे में ही सोचता रहता। और फिर एक दिन मैंने दीदी के साथ रात को अकेले में खूब। मेरा नाम सुरेश है और मैं 21 साल का एक युवक हूँ। मेरी दीदी का नाम मनीषा है। उसकी उम्र करीब 26 साल है। दीदी मुझसे 5 साल बड़ी है। हम लोग एक मध्यम वर्ग परिवार से हैं और एक छोटे से फ्लैट में दिल्ली में रहते हैं। हमारे घर में एक छोटा सा हॉल, डाइनिंग रूम, 2 बेडरूम और एक किचन है। बाथरूम एक ही था और उसको सभी लोग इस्तेमाल करते थे। हमारे पिताजी और माँ दोनों नौकरी करते हैं। दीदी मुझको सुरेश कहकर पुकारती हैं और मैं उनको दीदी कहकर पुकारता हूँ। शुरू में मुझे खेत खुदाई के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मैं कॉलेज में पढ़ता था और हमारे बिल्डिंग में भी मेरे उम्र की कोई अच्छी लड़की नहीं थी, इसलिए मैंने अभी तक खेत खुदाई का मजा नहीं लिया था और ना ही मैंने अब तक किसी लड़की का प्लाट देखा था। हाँ, मैं कभी कभी उन मैगजीनों में खूबसूरत प्लाट की तस्वीरें देख लिया करता था। जब मुझे लड़कियों के तरफ और खेत खुदाई के लिए रुचि होना शुरू हुई तो मेरे नजरों के आसपास अगर कोई लड़की थी तो वो मनीषा दीदी ही थी। दीदी की लंबाई करीब करीब मेरे तरह ही थी। उनका रंग बहुत गोरा था और उनका चेहरा और शारीरिक बनावट हिंदी सिनेमा की हीरोइन ममता कुलकर्णी जैसा था। हाँ, संतरे उस हीरोइन जैसे बड़ी बड़ी नहीं थी। मुझे अभी तक याद है कि मैंने अपना पहली बार खेत खुदाई की मशीन को मेरी दीदी के लिए ही हिलाया था। एक रविवार सुबह जैसे ही मेरी दीदी बाथरूम से निकली, मैं बाथरूम में घुस गया। मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और अपने कपड़े खोलने शुरू किए। मुझे जोरों की पेशाब लगी थी। पेशाब करने के बाद मैं खेत खुदाई की मशीन से खेलने लगा। एकाएक मेरी नजर बाथरूम के किनारे दीदी के उतरे हुए कपड़ों पर पड़ी। वहाँ पर दीदी अपनी प्लाट का नाइट गाउन उतार कर छोड़ गई थी। जैसे ही मैंने दीदी का नाइट गाउन उठाया तो देखा कि नाइट गाउन के नीचे दीदी की संतरों की छतरी पड़ी थी। जैसे ही मैंने दीदी की काले रंग की संतरों की छतरी उठाई तो मेरा खेत खुदाई की मशीन अपने आप खड़ा होने लगा। मैंने दीदी का नाइट गाउन उठाया तो उसमें से दीदी के नीले रंग का पैरासूट भी नीचे गिर गई। मैंने पैरासूट भी उठा ली और पैरासूट से गुफा की महक आ रही थी। अब मेरे एक हाथ में दीदी की पैरासूट थी और दूसरे हाथ में दीदी की संतरों की छतरी थी। हे भगवान, दीदी के अंदर वाले कपड़े चूमने से ही कितना मजा आ रहा है। यह वही संतरों की छतरी है जिसमें कुछ देर पहले दीदी की संतरे जकड़ी हुई थी, और यह वही पैरासूट है जो कुछ देर पहले तक उसकी गुफा से लिपटी थी। ये सोच करके मैं हैरान हो रहा था और अंदर ही अंदर गर्मा रहा था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं दीदी की संतरों की छतरी और पैरासूट को लेकर क्या करूं। मैंने दीदी की संतरों की छतरी और पैरासूट को लेकर हर तरफ से छुआ, सूंघा, चाटा और पता नहीं क्या क्या किया। मैंने उन कपड़ों को अपने खेत खुदाई की मशीन पर माला, संतरों की छतरी को अपने छाती पर रखा। मैंने अपने खड़े खेत खुदाई की मशीन के ऊपर दीदी की पैरासूट को पहना और खेत खुदाई की मशीन पूरा ऊपर तना हुआ था। फिर बाद में मैंने दीदी की नाइट गाउन को बाथरूम के दीवार के पास एक हैंगर पर टांग दिया। फिर कपड़े टांगने वाला पिन लेकर संतरों की छतरी को नाइट गाउन के ऊपरी भाग में फंसा दिया और पैरासूट को नाइट गाउन के कमर के पास फंसा दिया। अब ऐसा लग रहा था कि दीदी बाथरूम में दीवार के सहारे खड़ी हैं और मुझे अपनी संतरों की छतरी और पैरासूट दिखा रही हैं। मैं झट से जाकर दीदी के नाइट गाउन से चिपक गया और उनकी संतरों की छतरी को रस पीने लगा।
और मन ही मन सोचने लगा कि संतरे मजेदार है। मैंने खेत खुदाई की मशीन को दीदी की पैराशूट पर रगड़ने लगा और सोचने लगा कि मैं दीदी के खेत की खुदाई कर रहा हूँ। मैं इतना गर्म हो गया था कि मेरा खेत खुदाई की मशीन फूलकर पूरा का पूरा टंटना गया था और थोड़ी देर के बाद मेरे खेत खुदाई की मशीन ने पानी छोड़ दिया और मैं झड़ गया। मेरे खेत खुदाई की मशीन ने पहली बार अपना पानी छोड़ा था और मेरे पानी से दीदी की संतरों की छतरी और पैरासूट भीग गया था। मुझे पता नहीं कि मेरे खेत खुदाई की मशीन ने कितना जूस निकाला था, लेकिन जो कुछ निकला था वो मेरे दीदी के नाम पर निकला था। मेरा पहली बार झड़ना इतना तेज था कि मेरे पैर जवाब दे गए। मैं पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था और मैं चुपचाप बाथरूम के फर्श पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया तो मैं उठकर नहाने लगा। शॉवर के नीचे नहाकर मुझे कुछ ताजगी महसूस हुई और मैं फ्रेश हो गया। नहाने के बाद मैं दीवार से दीदी की संतरों की छतरी और पैरासूट को उतारा और उसमें से अपना जूस धोकर साफ किया और नीचे रख दिया। उस दिन के बाद से मेरा ये खेत खुदाई की मशीन का तरीका मेरा सबसे पसंदीदा हो गया। हाँ, मुझे इस तरह से खेत खुदाई का मौका सिर्फ इतवार को ही मिलता था, क्योंकि इतवार के दिन ही मैं दीदी के नहाने के बाद नहाता था। इतवार के दिन चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़ा देखा करता था कि कब दीदी बाथरूम में घुसे और दीदी के बाथरूम में घुसते ही मैं उठ जाया करता था और जब दीदी बाथरूम से निकलती तो मैं बाथरूम में घुस जाया करता था। मेरे माँ और पिताजी सुबह सुबह उठ जाया करते थे और जब मैं उठता था तो माँ रसोई में नाश्ता बनाती होती और पिताजी बाहर बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ते होते या बाजार गए होते कुछ ना कुछ सामान खरीदने। इतवार को छोड़कर मैं जब भी खेत खुदाई करता तो तब यही सोचता कि मैं खेत खुदाई की मशीन उनकी की गुफा में पेल रहा हूँ। शुरू में मैं ये सोचता था कि दीदी जब बिना संतरों की छतरी और पैरासूट को होंगी तो कैसी दिखेंगी। फिर मैं ये सोचने लगा कि दीदी की गुफा को खोदने में कैसा लगेगा। मैं कभी कभी सपने में उन्हें सिर्फ गुफा पर छतरी और पैरासूट के सोचकर खुदाई करता था और जब मेरी आंखें खुलती तो मेरा शॉर्ट भीगा हुआ होता था। मैंने कभी भी अपनी सोच और अपने सपने के बारे में किसी को भी नहीं बताया था और न ही दीदी को भी इसके बारे में जानने दिया। मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करके कॉलेज जाने लगा। कॉलेज में मेरी कुछ गर्लफ्रेंड भी हो गई। उन गर्लफ्रेंड में से मैंने 2-4 के साथ खेत खुदाई का भी मजा लिया। मैं जब कोई गर्लफ्रेंड के साथ खेत खुदाई करता तो मैं उसकी अपनी दीदी के साथ तुलना करता और मुझे कोई भी गर्लफ्रेंड दीदी के बराबर नहीं लगती। मैं बार बार यह कोशिश करता था कि मेरा दिमाग दीदी पर से हट जाए, लेकिन मेरा दिमाग घूम फिर कर दीदी पर ही आ जाता। मैं हमेशा 24 घंटे दीदी के बारे में और उसको खेत खुदाई के बारे में ही सोचता रहता। मैं जब भी घर पर होता तो दीदी को ही देखता रहता, लेकिन इसकी जानकारी दीदी को नहीं थी। दीदी जब भी अपने कपड़े बदलती थी या माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाती तो मैं चुपके चुपके उन्हें देखा करता था और कभी कभी मुझे उनकी संतरे देखने को मिल जाती थी। दीदी के साथ अपने छोटे से घर में रहने से मुझे कभी कभी बहुत फायदा हुआ करता था। कभी मेरा हाथ उनके शरीर से टकरा जाता था। मैं दीदी के 2 भरे भरे संतरों और गोल गोल तरबूज को छूने के लिए मरा जा रहा था। मेरा सबसे अच्छा टाइम पास था अपने बालकोनी में खड़े होकर सड़क पर देखना, और जब दीदी पास होती तो धीरे धीरे संतरों को छूना। हमारे घर की बालकोनी कुछ ऐसी थी कि उसकी लंबाई घर के सामने गली के बराबर में थी और उसकी संकरी सी चौड़ाई के सहारे खड़े होकर हम सड़क देख सकते थे। मैं जब भी बालकोनी पर खड़े होकर सड़क को देखता तो अपने हाथों को अपने सीने पर मोड़कर बालकोनी की रेलिंग के सहारे खड़ा रहता था। कभी कभी दीदी आती तो मैं थोड़ा हटकर दीदी के लिए जगह बना देता और दीदी आकर अपने बगल खड़ी हो जाती। मैं ऐसे घूमकर खड़ा होता कि दीदी को बिल्कुल सटकर खड़ा होना पड़ता।
दीदी के भरे भरे संतरे मेरे सीने से सट जाता था। मेरे हाथों की उंगलियां, जो कि बालकोनी के रेलिंग के सहारे रहती वे संतरों से छू जाती थी। मैं अपने उंगलियों को धीरे धीरे संतरों पर हल्के हल्के चलाता था और दीदी को ये बात नहीं मालूम थी। मैं उंगलियों से संतरों को छू कर देखा कि उनके संतरे कितने नरम और मुलायम है, लेकिन फिर भी तनी तनी रहा करते हैं। संतरे, कभी कभी मैं उनके तरबूजों को भी धीरे धीरे अपने हाथों से छूता था। मैं हमेशा ही दीदी की मस्त शरीर को इसी तरह से छूता था। मैं समझता था कि दीदी मेरी हरकतों और मेरे इरादों से अनजान है। दीदी को इस बात का पता भी नहीं था कि उनका छोटा भाई संतरों का दीवाना है और उनकी बिना धके प्लाट से खेलना चाहता है, लेकिन मैं गलत था। फिर एक दिन दीदी ने मुझे पकड़ लिया। उस दिन दीदी अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े बदल रही थी। उनके कमरे का पर्दा थोड़ा खुला हुआ था। दीदी दूसरी तरफ देख रही थी और अपनी कुर्ती उतार रही थी और छतरी में छुपी हुए संतरे मेरे नजरों के सामने था। फिर रोज की तरह मैं टीवी देख रहा था और दीदी को भी कनखियों से देख रहा था। दीदी ने तब एकाएक सामने वाले दीवार पर टंगे शीशे को देखा और मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर घूरते हुए पाया। दीदी ने देखा कि मैं संतरों को घूर रहा हूँ। फिर एकाएक मेरे और दीदी की आंखें शीशे में टकरा गई। मैं शर्मा गया और अपनी आंखें टीवी की तरफ कर ली। मेरा दिल क्या धड़क रहा था। उस वक्त मैं समझ गया कि दीदी जान गई हैं कि मैं संतरों को घूर रहा था। अब दीदी क्या करेंगी? क्या दीदी माँ और पिताजी को बता देंगी? क्या दीदी मुझसे नाराज होंगी? इसी तरह से हजारों प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं दीदी की तरफ फिर से देखने का साहस जुटा नहीं पाया। उस दिन और उसके बाद 2-3 दिनों तक मैं दीदी से दूर रहा, उनके तरफ नहीं देखा। इन 2-3 दिनों में कुछ नहीं हुआ। मैं खुश हो गया और दीदी को फिर से घूरना चालू कर दिया। दीदी ने मुझे 2-3 बार फिर घूरते हुए पकड़ लिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया कि दीदी को मालूम हो चुका है कि मैं क्या चाहता हूँ। खैर, जब तक दीदी को कोई ऐतराज नहीं तो मुझे क्या लेना देना, और मैं मजे से दीदी को घूरने लगा। एक दिन मैं और दीदी अपने घर के बालकोनी में पहले जैसे खड़े थे। दीदी मेरे हाथों से सटकर खड़ी थी और मैं अपने उंगलियों को संतरों पर हल्के हल्के चला रहा था। मुझे लगा कि दीदी को शायद ये बात नहीं मालूम कि मैं संतरों पर अपनी उंगलियों को चला रहा हूँ। मुझे इसलिए लगा क्योंकि दीदी मुझसे फिर भी सटकर खड़ी थी, लेकिन मैं ये तो समझ रहा था क्योंकि दीदी ने पहले भी नहीं टोका था, तो अब भी कुछ नहीं बोलेगी और मैं आराम से संतरों को छू सकता हूँ। हम लोग अपने बालकोनी में खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। हम लोग कॉलेज और स्पोर्ट्स के बारे में बातें कर रहे थे। हमारे बालकोनी से सामने एक गली थी, तो हम लोगों की बालकोनी में कुछ अंधेरा था। बातें करते करते दीदी मेरे उंगलियों को, जो संतरों पर घूम रहा था, अपने हाथों से पकड़कर संतरों से हटा दिया। दीदी को संतरों पर मेरे उंगली का एहसास हो गया था और वो थोड़ी देर के लिए बातें करना बंद कर दी और उनकी शरीर कुछ अकड़ गई, लेकिन दीदी अपने जगह से हिली नहीं और मेरे हाथों से सटकर खड़ी रही। दीदी मुझसे कुछ नहीं बोली तो मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने अपना पूरा का पूरा पंजा एक मुलायम और गोल गोल संतरे पर रख दिया। मैं बहुत डर रहा था, पता नहीं दीदी क्या बोलेगी। मेरा पूरा का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन दीदी कुछ नहीं बोली। दीदी सिर्फ एक बार मुझे देखी और फिर सड़क पर देखने लगी। मैं भी दीदी की तरफ डर के मारे नहीं देख रहा था। मैं भी सड़क पर देख रहा था और अपने हाथ से संतरे को धीरे धीरे सहला रहा था। मैं पहले धीरे धीरे संतरे को सहला रहा था और फिर थोड़ी देर के बाद एक मुलायम गोल गोल नरम लेकिन तने हुए संतरे को अपने हाथों से जोर जोर से मसलने लगा। जैसा कि संतरा काफी बड़ी थी और मेरे पंजों में नहीं समा रही थी।
थोड़ी देर बाद मुझे दीदी की कुर्ती और संतरों की छतरी के ऊपर से लगा कि संतरे तन गए और मैं समझ गया कि मेरे संतरे मसलने से दीदी गर्मा गई हैं। दीदी की कुर्ती और छतरी के कपड़े बहुत ही महीन और मुलायम थी और उसके ऊपर से मुझे दीदी के संतरे तनने के बाद संतरों को छूने से मुझे जैसे स्वर्ग मिल गया था। किसी जवान लड़की के साथ संतरों का एहसास का ये मेरा पहला अवसर था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब तक संतरों को मसलता रहा और दीदी ने भी मुझे एक बार के लिए मना नहीं किया। दीदी चुपचाप खड़ी होकर मुझसे अपने संतरे सहलवाती रही। दीदी की संतरों को मसलते मसलते मेरा खेत खुदाई की मशीन धीरे धीरे खड़ा होने लगा था। मुझे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन एकाएक माँ की आवाज सुनाई दी। माँ की आवाज सुनते ही दीदी ने धीरे से मेरा हाथ संतरों से हटा दिया और माँ के पास चली गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं सारी रात मुलायम मुलायम संतरों के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन शाम को मैं रोज की तरह अपने बालकोनी में खड़ा था। थोड़ी देर के बाद दीदी बालकोनी में आई और मेरे बगल में खड़ी हो गई। मैं 2-3 मिनट तक चुपचाप खड़ा दीदी की तरफ देखता रहा। दीदी ने मेरे तरफ देखा। मैं धीरे से मुस्कुरा दिया, लेकिन दीदी नहीं मुस्कुराई और चुपचाप सड़क पर देखने लगी। मैं दीदी से धीरे से बोला, छूना है। मैं साफ साफ दीदी से कुछ नहीं कह पा रहा था और पास आ दीदी ने पूछा, क्या छूना चाहते हो? साफ साफ दीदी ने फिर मुझसे पूछी। तब मैं धीरे से दीदी से बोला, तुम्हारी दूध छूना। दीदी ने तब मुझसे तपाक से बोली, क्या छूना है, साफ साफ बोलो। मैं तब दीदी से मुस्कुरा कर बोला, दूध को मसलना है, अभी माँ आ सकती है। दीदी तब मुस्कुरा कर बोली। मैं भी तब मुस्कुरा कर अपनी दीदी से बोला, जब माँ आएगी तो हमें पता चल जाएगा। मेरे बातों को सुनकर दीदी कुछ नहीं बोली और चुपचाप नजदीक आकर खड़ी हो गई। लेकिन संतरे कल की तरह मेरे हाथों से नहीं छू रहे थे। मैं समझ गया कि दीदी आज मेरे से सटकर खड़ी होने से कुछ शर्मा रही हैं। अब तक दीदी अनजाने में मुझसे सटकर खड़ी होती थी, लेकिन आज जानबूझकर मुझसे सटकर खड़ी होने से वो शर्मा रही है, क्योंकि आज दीदी को मालूम था कि सटकर खड़ी होने से क्या होगा। जैसे दीदी पास आ गई और अपने हाथों से दीदी को और पास खींच लिया। अब संतरे मेरे हाथों को कल की तरह छू रहे थे। मैंने अपना हाथ संतरे पर टिका दिया। मखमली संतरों को छूने के साथ ही मैं मानो स्वर्ग पर पहुंच गया। मैं संतरों को पहले धीरे धीरे छू रहा था, फिर उन्हें कस कस कर मसला। कल की तरह आज भी दीदी की कुर्ती और उसके नीचे संतरों की छतरी बहुत महीन कपड़े की थी और उसमें से मुझे दीदी की संतरों का तन कर खड़े होना मालूम चल रहा था। मैं तब अपने एक उंगली और अंगूठे से दीदी की संतरे की नोक को जोर जोर से दबाने लगा। मैं जितनी बार दीदी की संतरे की नोक को दबा रहा था, उतनी बार दीदी कसमसा रही थी और दीदी की मुंह शर्म के मारे लाल हो रहा थी। तब दीदी ने मुझसे धीरे से बोली, धीरे दबा। तब मैं लगा धीरे धीरे करने। मैं और दीदी ऐसे ही फालतू बातें कर रहे थे और देखने वाले को यही दिखता कि मैं और दीदी कुछ गंभीर बातों पर बहस कर रहे थे, लेकिन असल में मैं संतरों को अपने हाथों से कभी धीरे धीरे और कभी जोर जोर से मसल रहा था। थोड़ी देर बाद माँ ने दीदी को बुला लिया और दीदी चली गई। ऐसे ही 2-3 दिन तक चलता रहा। मैं रोज दीदी की सिर्फ एक संतरे को मसल पाता था, लेकिन असल में मैं दोनों संतरों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर मसलना चाहता था, लेकिन बालकोनी में खड़े होकर यह मुमकिन नहीं था। मैं 2 दिन तक इसके बारे में सोचता रहा। एक दिन शाम को मैं हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। माँ और दीदी किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। कुछ देर के बाद दीदी काम खत्म करके हॉल में आकर बिस्तर पर बैठ गई। दीदी ने थोड़ी देर तक टीवी देखा और फिर अखबार उठाकर पढ़ने लगी। दीदी बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी और अखबार अपने सामने उठाकर पढ़ रही थी। मेरा पैर दीदी को छू रहा था।
मैंने अपने पैरों को और थोड़ा सा आगे खिसका दिया और अब मेरा पैर दीदी की जांघों को छू रहा था। मैं दीदी की पीठ को देख रहा था। दीदी आज एक काले रंग का झीना टी शर्ट पहनी हुई थी और मुझे दीदी की काले रंग का छतरी संतरों को ढके हुए थी। मैं धीरे से अपना एक हाथ दीदी की पीठ पर रखा और टी शर्ट के ऊपर से दीदी की पीठ पर चलाने लगा। जैसे मेरा हाथ दीदी की पीठ को छुआ, दीदी की शरीर अकड़ गया। दीदी ने तब दबी जुबान से मुझसे पूछी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? माँ अभी हम दोनों को किचन से देख लेंगी। दीदी ने दबी जुबान से फिर मुझसे बोली। माँ कैसे देख लेंगी? मैंने दीदी से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? दीदी ने पूछी। मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे सामने अखबार खुली हुई है, अगर माँ हमारी तरफ देखेगी तो उनको अखबार दिखलाई देगी। मैंने दीदी से धीरे से कहा, तू बहुत स्मार्ट और शैतान है। दीदी ने धीरे से मुझसे बोली। फिर दीदी चुप हो गईं और अपने सामने अखबार को फैलाकर अखबार पढ़ने लगी। मैं भी चुपचाप अपना हाथ दीदी के दाहिने बगल के ऊपर नीचे किया और फिर थोड़ा सा झुककर मैं अपना हाथ दीदी की दाहिने और संतरे पर रख दिया। जैसे ही मैंने अपना हाथ दीदी के संतरे पर रखा, दीदी कांप गई। मैं भी तब धीरे से दाहिने संतरे को अपने हाथ से मसलने लगा। थोड़ी देर संतरा मसलने के बाद मैं अपना दूसरा हाथ से दीदी बाईं तरफ से संतरा पकड़ लिया और दोनों हाथों से दोनों संतरों को एक साथ मसलने लगा। दीदी कुछ नहीं बोली और वो चुपचाप अपने सामने अखबार फैलाए अखबार पढ़ती रही। मैं दीदी की टी शर्ट को पीछे से उठाने लगा। दीदी की टी शर्ट दीदी के तरबूजों के नीचे दबी थी और इसलिए वो ऊपर नहीं उठ रही थी। मैंने जोर लगाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दीदी को मेरे दिमाग की बात पता चल गई। दीदी झुक करके तरबूजों को उठा दिया और मैंने उनका प्लाट के तिरपाल को धीरे से उठा दिया। अब मैं फिर से दीदी के प्लाट पर अपना ऊपर नीचे घूमना शुरू कर दिया और फिर अपना हाथ प्लाट के तिरपाल के अंदर कर दिया। वो क्या चिकना प्लाट था दीदी का। मैं धीरे धीरे दीदी की प्लाट पर से उनका तिरपाल पूरा का पूरा उठा दिया और दीदी का प्लाट बिना तिरपाल के कर दिया। अब अपने हाथ को दीदी के प्लाट पर संतरों की छतरी के ऊपर घुमाना शुरू किया। जैसे ही मैंने संतरों की छतरी को छुआ, दीदी कांपने लगी। फिर मैंने धीरे से अपने हाथ को संतरों की छतरी के सहारे सहारे बगल के नीचे से आगे की तरफ बढ़ा दिया। फिर मैंने दोनों संतरों को अपने हाथ में पकड़ लिया और जोर जोर से दबाने लगा। दीदी की संतरों की नोक इस समय तनी तनी थी और मुझे उसे अपने उंगलियों से दबाने में मजा आ रहा था। मैं तब आराम से दीदी की दोनों संतरों को अपने हाथों से दबाने लगा और कभी कभी संतरों की नोक खींचने लगा। माँ अभी भी किचन में खाना पका रही थी। पापा अपने दोस्त के बेटे की शादी में बाहर गए थे। हम लोगों को माँ साफ साफ किचन में काम करते दिखलाई दे रही थी। मैं ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि दीदी कैसे मुझे संतरों से खेलने दे रही है, और वो भी तब जब माँ घर में मौजूद हैं। मैं तब अपना एक हाथ फिर से दीदी के प्लाट पर संतरों की छतरी के हुक तक ले आया और धीरे धीरे दीदी की छतरी की हुक को खोलने लगा। संतरों की छतरी बहुत टाइट थी और इसलिए छतरी का हुक आसानी से नहीं खुल रहा था। लेकिन जब तक दीदी को ये पता चलता मैं उनकी छतरी की हुक खोल रहा हूँ। छतरी का हुक खुल गया और छतरी की स्ट्रेप उनकी बगल तक पहुँच गया। दीदी अपना सर घुमाकर मुझसे कुछ कहने वाली थी कि माँ किचन में से हॉल में आ गई। मैंने जल्दी से अपना हाथ खींचकर दीदी की प्लाट के तिरपाल को नीचे कर दिया और हाथ से तिरपाल को ठीक कर दिया। माँ हॉल में आकर कुछ ले रही थी और दीदी से बातें कर रही थी। दीदी भी बिना सर उठाए अपनी नजर अखबार पर रखते हुए माँ से बात कर रही थी। माँ को हमारे कारनामों का पता नहीं चला और फिर से किचन में चली गई। जब माँ चली गई तो दीदी ने दबी जुबान से मुझसे बोली, सुरेश मेरी प्लाट की तिरपाल के हुक को लगा। क्या? मैं ये हुक नहीं लगा पाऊंगा। मैं दीदी से बोला। क्यों?
तू हुक खोल सकता है और लगा नहीं सकता? दीदी मुझे झिड़कते हुए बोली। नहीं, ये बात नहीं है दीदी, संतरे बहुत टाइट है। मैंने फिर दीदी से कहा। दीदी अखबार पढ़ते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने संतरे की छतरी खोली है और अब तुम ही इसे लगाओगे। दीदी नाराज होती बोली, लेकिन दीदी, छतरी की हुक को तुम भी तो लगा सकती हो। मैंने दीदी से पूछा, अरे बुद्धू, मैं नहीं लगा सकती। मुझे हुक लगाने के लिए अपने हाथ पीछे करने पड़ेंगे और माँ देख लेंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे थे। दीदी मुझसे बोली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपना हाथ दीदी के प्लाट के तिरपाल के नीचे से दोनों बगल से बढ़ा दिया और छतरी के स्ट्रेप को खींचने लगा। जब स्ट्रेप थोड़ा आगे आया तो मैंने हुक लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन छतरी बहुत ही टाइट था और मुझसे हुक नहीं लग रहा था। मैं बार बार कोशिश कर रहा था और बार बार माँ की तरफ देख रहा था। माँ ने रात का खाना करीब करीब पका लिया था और वो कभी भी किचन से आ सकती थी। दीदी मुझसे बोली, यह अखबार पकड़, अब मुझे ही संतरों की छतरी के स्ट्रेप को लगाना पड़ेगा। मैंने बगल से हाथ निकलकर दीदी के सामने अखबार पकड़ लिया और दीदी अपनी हाथ पीछे करके छतरी के स्ट्रेप की हुक को लगाने लगी। मैं पीछे से छतरी के स्ट्रेप का हुक लगाना देख रहा था। छतरी इतनी टाइट थी कि दीदी को भी हुक लगाने में दिक्कत हो रही थी। आखिरकार दीदी ने अपनी छतरी के स्ट्रेप की हुक को लगा लिया। जैसे ही दीदी ने छतरी के स्ट्रेप की हुक लगाकर अपने हाथ सामने किए, माँ कमरे में फिर से आ गई। माँ बिस्तर पर बैठकर माँ वही सो गई। मैंने और दीदी ने देखा कि माँ सो चुकी है, तो दीदी ने मेरी खेत खुदाई की मशीन को खड़ा देखकर अपने कमरे में चलने का इशारा किया और चुपके से कमरे में चला गया। सारे कपड़े निकलकर सिर्फ खेत खुदाई की मशीन को ढकने के लिए तौलिया लपेट लिया और बिस्तर पर लेट गया। उस समय रात को दीदी ने काले रंग की मुलायम और चमकदार नाइटी पहनकर आई कमरे में। उस नाइटी को देखकर लग रहा था कि शायद दीदी ने नाइटी के नीचे संतरों को ढकने के लिए छतरी और गुफा के लिए पैराशूट नहीं पहन रखा था। दीदी के संतरे और उनकी नुकीली नोक काले नाइटी में दूर से ही साफ नजर आ रहे थे। उनके गोल गोल तरबूज भी अलग ही दिखाई दे रहे थे। इस वक्त दीदी से नजरें हटाना बड़ा मुश्किल हो गया था। उनको देखकर मन कर रहा था कि बस उन्हें देखता ही रहूं। थोड़ी देर मैं और दीदी इधर उधर की बातें करते रहे। फिर दीदी बोली, अब केला आराम कर रहा है क्या? जरा दिखाओ। दीदी के मुंह से केला शब्द सुनते ही केले में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई और केला तुरंत खड़ा होकर एकदम सख्त हो गया। मैंने तौलिया नीचे किया और केले के दर्शन दीदी को कराए। फिर दीदी बोली, अब रात में तौलिया उतार दो और इसको ऐसे ही खुला छोड़ दो। मैं इसे जी भर कर देखना चाहती हूँ। मैंने भी तुरंत ही तौलिया निकाल दिया। हल्की सर्दियों के दिन थे। दीदी ने एक कंबल मुझे दे दी। कुछ देर बाद दीदी मेरी कंबल में आ गई और पास आके धीरे से बोली कि सुरेश, अब मुझसे से रहा नहीं जा रहा। ये कहते हुए दीदी ने अपनी नाइटी ऊपर की और मेरे ऊपर आ गई और बोली कि अब हम करने वाले हैं, किसी को नहीं बताओगे। मैंने कहा, आपकी कसम, ये बात मेरे और आपके बीच ही रहेगी। ये सुनते ही दीदी और मैं एक दूसरे में समा गए। सुबह होते हो माँ के उठने से पहले दीदी और मैं नहाकर नीचे चले गए। माँ के जागने से पहले हमने एक बार और बाथरूम में आकर खुदाई कर ली। दीदी अब बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं भी दीदी से साथ बिताए पलों को महसूस कर मन ही मन बहुत खुश था। मुझे अब जब भी हम अकेले होते हैं तो मैं दीदी के साथ खुदाई का वक्त निकाल ही लेता हूँ। लबों की मुस्कुराहट हो, जिंदगी की आहट हो, मेरी दिल लगी